हेलो एवरीवन। सो हॉस्पिटल स्पेस से यथार्थ के अलावा एक और हॉस्पिटल कंपनी जो हमको हमारे रडार पे रखनी है। कुछ टाइम पहले इसका आईपीओ भी आया है, पार्क मेडीवर्ल्ड हॉस्पिटल। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या अभी परफॉर्मेंस है इनकी, कैसे बाकी हॉस्पिटल कंपनी से ये डिफरेंट है, आगे का कैसा ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान है, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कैसे लगती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। सो 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। डॉक्टर अजीत गुप्ता, जिनको मोर देन 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, वो एंड उनके जो सन है डॉक्टर अंकित गुप्ता, ये दोनों इस कंपनी को रन करते हैं। मतलब एक फैमिली रन हॉस्पिटल कंपनी आप बोल सकते हो। सो 2005 में दिल्ली से इन्होंने स्टार्ट किया था, अपना पहला हॉस्पिटल दिल्ली में ओपन किया, लगभग 200 बेड्स का। आज अगर आप देखोगे तो 14 हॉस्पिटल्स है कंपनी के, 3250 बेड्स हैं टोटल। एंड ज्योग्राफिक प्रेजेंस अगर हम इनका देखें ना, तो नॉर्थ इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है। नंबर 1 पे आपका मैक्स आता है, नंबर 2 पे ये कंपनी है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है, वहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बेड्स हैं इस कंपनी के। इसके अलावा पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इन सारे स्टेट्स में इस कंपनी की प्रेजेंस है। यूपी में अभी जीरो प्रेजेंस है, लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर कंपनी वहां पे बहुत बड़ा एक्सपेंशन करने को देख रही है। अब बिजनेस मॉडल वाइज अगर आप इनका देखोगे ना कि रेवेन्यू ये कैसे बनाते हैं, तो जैसे हम यथार्थ या बाकी हॉस्पिटल कंपनीज में देखते हैं कि गवर्नमेंट मिक्स कम होना चाहिए, इनका अगर आप देखोगे तो उल्टा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही गवर्नमेंट से आता है, मतलब लगभग 84-85% रेवेन्यू कंपनी का गवर्नमेंट से आता है। बाकी जो 14-15% है उसमें थोड़ा सा प्राइवेट इंश्योरर है और आपका कैश के पेशेंट्स होते हैं। तो मेजर डिपेंडेंसी इनका गवर्नमेंट रेवेन्यू से है। अब ये अच्छा भी है, बुरा भी है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इनका देखोगे तो वो भी काफी हाई है, मतलब वो भी थोड़ा सा रिस्की है अभी के टर्म्स में। अगर आप देखो, हरियाणा से इनका लगभग 73% रेवेन्यू आता है। फिर पंजाब है, वहां से 12-13% रेवेन्यू है। 8-9% रेवेन्यू कंपनी का राजस्थान से आता है और 5-6% इनका दिल्ली से आता है। तो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन अभी हरियाणा पे ज्यादा है, लेकिन अगेन जो हमने बात करी कि यूपी में कंपनी एक्सपैंड कर रही है, तो आगे चल के वो डाइवर्सिफाई हो सकता है। अब जनरली हम देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट बिजनेस होता है ना, तो उनका मतलब रियलाइजेशन पे इंपैक्ट होता है, मार्जिन इतने ज्यादा नहीं बनते हैं। इस कंपनी के साथ में आप देखोगे तो आरपोप कम है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ में डील कर रहे हो। तो जो ट्रीटमेंट बाकी हॉस्पिटल्स अगर मान लो 100 रुपीज पे कर रहे हैं, आपको उससे कम रेट पे ही करके देना पड़ेगा, वहां पे आपके पास में प्राइसिंग पावर नहीं है। तो आरपोप उनका कम दिखेगा, 27-28,000 के आसपास का आरपोप है। लेकिन उसके बाद भी मार्जिन अगर आप इनके देखोगे तो 26 से 27% का इबिट्टा मार्जिन ये बनाते हैं। यानी कि यथार्थ से थोड़ा सा ज्यादा इबिट्टा है कंपनी का, प्लस बाकी हॉस्पिटल कंपनीज के आसपास के इबिट्टा मार्जिन है 26-27%। अब ये कैसे कर पाते हैं? सो इन्होंने कॉस्ट एफिशिएंसी अपनी बहुत अच्छे से बिल्ड करी है। एक तो पर बेड कैपेक्स अगर आप इनका देखोगे, जैसे यथार्थ को हमने 2-3 वीक्स पहले डिस्कस किया था, तो वो अगले 2-3 साल में जो बेड्स एक्सपैंड कर रहे हैं, लगभग 60 लाख से 70 लाख का उनका पर बेड का कैपेक्स आने वाला है। यानी एक बेड की जो कॉस्ट है वो 60 लाख से 70 लाख आएगी। इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो 34-35 लाख का पर बेड कैपेक्स है। जनरली बाकी हॉस्पिटल कंपनीज में ये 80 लाख से लेकर के 1 सीआर, कहीं पे 1.5 सीआर तक भी होता है। इनके केस में 34-35 लाख का पर बेड कैपेक्स है, यानी एक बेड पे जो मेरी कॉस्ट लग रही है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? सो इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जो आपके डिस्ट्रेस्ड हॉस्पिटल्स होते हैं ना, या जो अंडर यूटिलाइज हॉस्पिटल्स हैं, जो एनसीएलटी में जो हॉस्पिटल का केस चल रहा है, उन एसेट्स को ये एक्वायर करते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से टर्न अराउंड बेट ये प्ले करते हैं। यानी हॉस्पिटल बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक से चल नहीं रहा है, या फिर एनसीएलटी में केस है, बिकने वाली कंपनी है, उन कंपनी को, उन हॉस्पिटल्स को ये एक्वायर करते हैं और वहां से मतलब पूरा यूटिलाइजेशन कंपनी बनाती है। और इसी पे इन्होंने ना अपना पूरा एक्सपर्टीज बिल्ड किया हुआ है। मतलब इनका कहना है कि कोई दूसरे जो हॉस्पिटल कंपनी है, जैसे यथार्थ को आप देखो, यथार्थ क्या करता है, ज्यादातर उनका फोकस होता है या तो हॉस्पिटल रनिंग होना चाहिए, या फिर अगर रनिंग हॉस्पिटल नहीं भी है तो भी एटलीस्ट एम्पैनलमेंट उसके होने चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स वहां पे होना चाहिए, ताकि हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और कुछ मंथ्स के अंदर उसका ब्रेक इवन हो जाए, फिर हमारे वो प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट करे। इनका फोकस होता है कि जो बिल्कुल ही डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको हम एक्वायर करें एंड वहां से पूरा टर्न अराउंड हम जनरेट करें। तो इनका लगभग आई थिंक फर्स्ट ईयर के बाद में 20% का इबिट्टा बनता है उन हॉस्पिटल्स के साथ में, और थर्ड ईयर से वो जो इनका ग्रुप का मार्जिन है 26-27%, उतना इबिट्टा ये जनरेट करने लग जाते हैं अपने न्यूली एक्वायर्ड हॉस्पिटल से। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी रहती है। दूसरा इनका जो कॉस्ट है वो डॉक्टर का जो कॉस्ट होता है, मतलब जैसे आप अपोलो देखोगे, फोर्टिस देखोगे, मैक्स देखोगे, यहाँ पे स्टार डॉक्टर्स को मतलब उनके ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड किया जाता है कि एज अ वो आपके ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर आप बोल रहे हो, सेलिब्रिटी डॉक्टर्स जो होते हैं, तो वो आपके लिए मतलब एक तरीके से फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपके हॉस्पिटल्स में ओकेजनली आते हैं, लेकिन ठीक ठाक आपको उनको पे करना पड़ता है, आपकी ब्रांड प्रमोशन होता है। तो ये क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस तरीके के डॉक्टर्स को ये मतलब अपने यहाँ पे
मतलब उनको नहीं बुलाते हैं, ये वहां पे इनका कॉस्ट बचता है। तो इनका मॉडल होता है फुल टाइम जो आपके डॉक्टर्स हैं, फिक्स सैलरी वाले जो आपके डॉक्टर्स होते हैं उनको कंपनी हायर करती है। एंड जनरली आप जैसे बाकी ऑफिस में देखते हो ना कि अगर मैं किसी एम्प्लॉय को मतलब फिक्स सैलरी दे रहा हूँ तो मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, पूरे तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो वही उसी मॉडल पे ये कंपनी ऑपरेट करती है, यानी कि एक तरीके के मेरा वो एसेट है और उसको और अच्छे से मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं फिक्स सैलरी उसको दे रहा हूँ। तो वहां पे इनका कॉस्ट सेव होता है। फिर तीसरा कंपनी का देखोगे, क्योंकि क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन होता है, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, आसपास के जो स्टेट्स है वहीं पे इनकी प्रेजेंस है, तो जो आपका प्रोक्योरमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके स्प्रेड हो जाते हैं। एचआर कॉस्ट जो है आपका वो स्प्रेड हो जाता है, फाइनेंस कॉस्ट है वो स्प्रेड हो जाता है, तो वहां से इनका ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है कंपनी को। तो ये सारी चीजों की वजह से कंपनी के EBITDA मार्जिन बहुत अच्छे बनते हैं, 26 to 27%। मतलब डील तो मैं गवर्नमेंट से कर रहा हूं, मेरे पास में इतना ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है, लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी हॉस्पिटल्स के आसपास का ही EBITDA मार्जिन में बना रहा हूं, 26 से 27% का। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। अब इनका कुछ और मैट्रिक्स देख लेते हैं, जैसे एक आप ये देखोगे आरपोप का ट्रेंड तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर आरपोप कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, 24,000 से 27,000 अभी क्रॉस कर गया है। फिर केस मिक्स भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है, जैसे इंटरनल मेडिसिन कुछ टाइम पहले 41% था, अभी ये 30% पे आ गया है। और जो आपके मतलब हाई रियलाइजेशन वाले जो केसेस होते हैं, जैसे न्यूरोलॉजी हो गया, यूरोलॉजी हो गया, कार्डियो हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, इन सबका केस मिक्स भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, जिसकी वजह से आरपोप मेरा बढ़ रहा है। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर, तो रेवेन्यू आप देखोगे 17-18% से ग्रो किया इनका थर्ड क्वार्टर के अंदर। इबिट्टा मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 24% से थोड़ा सा बड़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और डेट रीपे किया इन्होंने, जो अभी आईपीओ से फंड रेजिंग की है कंपनी ने, उससे डेट रीपे किया है। पूरा का पूरा बेनिफिट Q3 में नहीं आया है, Q4 हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, वहां पे हमको उसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और पैट में ओवरऑल 16% का ग्रोथ है। 9 मंथ्स के बेसिस पे देखें तो 17% टॉप लाइन की ग्रोथ है और पैट में 42-43% का ग्रोथ दिखता है। मतलब नंबर्स भी ठीक ठाक रिपोर्ट करें इन्होंने, और अगर आप ये आरपोप का ट्रेंड भी देखोगे तो वो भी काफी पॉजिटिव लगता है। अब जो कुछ रिस्क हैं या जो कुछ खराब चीजें हैं उसको भी डिस्कस कर लेते तो एक तो नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट से बिजनेस ज्यादा आता है तो वहां पे रिस्क है आपका वर्किंग कैपिटल का या रिसीवेबल डेज का, जो हमने यथार्थ में पहले देखा था। सो इनका वर्किंग कैपिटल आप देखोगे ना तो 4 से 4.5 मंथ के बीच में इनका वर्किंग कैपिटल रहता है। काम कैसे करता है, जैसे कि कोई पेशेंट का इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह किया, इसके बाद गवर्नमेंट का जो थर्ड पार्टी पोर्टल है उसके ऊपर ये बिल्स वगैरह वहां पे अपलोड करते हैं। 3 मंथ्स का टाइम लगता है वहां पे वो अप्रूव होने में। मतलब पहले रिजेक्शन आता है गवर्नमेंट की एंड से, फिर इनकी टीम उसका रिबटल करती है, वो सारी चीजों में 3 महीने का टाइम लगता है। देन 45 डेज और लगता है गवर्नमेंट से फिर पैसा आने में, मतलब एक बार क्लेम अप्रूव हो गया तो कैश मिलने में 45 डेज का टाइम और लगता है। तो 4 मंथ से 4.5 मंथ का पूरा वर्किंग कैपिटल का पीरियड है कंपनी का। अब ये नेगेटिव भी है, लेकिन मैनेजमेंट का बोलना है कि ये एक तरीके से हमारा कॉम्पिटेटिव एज भी है, एक मोड भी है। क्या है, सो इनका कहना है कि जैसे हम इस सेगमेंट में जो है, ये गवर्नमेंट वाले सेगमेंट में पिछले काफी टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा हमने यथार्थ को डिस्कस किया था जब 2-3 वीक्स पहले, तो उनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि हमारा रिसीवेबल का प्रॉब्लम क्यों सडनली बढ़ गया था 1-2 साल पहले, क्योंकि हमने हॉस्पिटल्स तो ओपन किए, दिल्ली में किया, फरीदाबाद में किया, नोएडा में बेड्स एक्सपैंड किए। और जब आप नए हॉस्पिटल ओपन करते हो तो गवर्नमेंट पेशेंट से आपको हेल्प मिलता है ऑक्यूपेंसी बढ़ाने में, मतलब आपका वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है इनिशियली। तो उन्होंने गवर्नमेंट पेशेंट लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कंपनी का कहना था कि हमने वो सिस्टम नहीं बनाया था कि गवर्नमेंट से फॉलोअप कैसे लेना होता है, कैसे उनका पूरा क्लेम का कैसा प्रोसेस होता है, रिजेक्शन के बाद किस तरीके से होता है, कहाँ पे थर्ड पार्टी एजेंट जो होते हैं उनको आपको इन्वॉल्व करना होता है। तो ये सारा प्रोसेस हमको पता नहीं था, इसीलिए एकदम से जब हमने पेशेंट्स लेने स्टार्ट किए और सिस्टम रेडी नहीं था तो हमारे रिसीवेबल्स बढ़ गए, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। और लास्ट 1-1.5 ईयर के अंदर कंपनी ने उस पर काम करना स्टार्ट किया है, तो हमने देखा कि उनका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ है, प्लस नेक्स्ट 2 ईयर्स का गाइडेंस भी उन्होंने अच्छा दिया है। तो ये कंपनी क्या कह रही है कि हम क्योंकि इतने सालों से इसी बिजनेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ में ही डीलिंग है, तो हमको पूरा ना उसका प्रोसेस पता है, पूरा नो हाउ पता है कि कब क्या करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम होता है, क्या कैसे उसको रिजॉल्व करना होता है। प्लस इन्होंने एक डेटा भी दिया कि जैसे इंडस्ट्री में आप देखोगे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जो आपके प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं वहां से भी रिजेक्शन आता है। सो लगभग 18-19% का इंडस्ट्री का रेट है रिजेक्शन का, हमारा जो है वो सिर्फ 12-13% है। तो ये एफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि ओवर द ईयर सिर्फ गवर्नमेंट ही एक मेन हमारा कस्टमर आया जिससे हमने डील किया है और बहुत अच्छे से हमने उसको हैंडल किया है। तो हमको ये कॉम्पिटिटिव एज क्या देता है। अब हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि जो मान लो बड़े हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, मैक्स वगैरह हो गए, ये मतलब इनकी जो ब्रांड पोजीशनिंग है ये प्रीमियम एक तरीके से सर्विसेज देते हैं। तो ये इस सेगमेंट के अंदर एंटर नहीं करेंगे, मतलब जो सीजीएचएस है और जो गवर्नमेंट के रेलवे के स्कीम है, जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, पुलिस फोर्सेस होती है, उनको जो गवर्नमेंट से जो ट्रीटमेंट का वो कार्ड वगैरह मिलता है,
उस सेगमेंट में ये सारे हॉस्पिटल्स मतलब एंटर नहीं करेंगे उन बिजनेस में ज्यादा, क्योंकि उनका ब्रांड डाइल्यूट हो जाएगा। उनका आरपो बनता है 50, 60, 70,000 के रेंज में, तो सडनली वो इस वाले सेगमेंट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम नहीं ले सकते, क्योंकि उनका ब्रांड डाइल्यूट होगा, प्लस मार्जिन आरपो पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो जाएगा। तो उनकी मेन पोजीशनिंग जो है वो उस सेगमेंट के अंदर है, वो वहां पे ज्यादा अच्छे से ऑपरेट करते हैं। प्लस जो हमसे नीचे वाले जो हॉस्पिटल्स है, जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे होता है ना हर एक सिटी में आपका कोई छोटा हॉस्पिटल 100 बेड्स का, 150 बेड्स का, वो भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम गवर्नमेंट के मतलब जो केसेस होते हैं उस पर्टिकुलर सिटी में उसका ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 महीने 5 महीने आपको वेट करना है पैसा मिलने का, और वो सारे बिजनेसेस हैं उनके पास में कैपिटल का प्रॉब्लम है, वो अपने बिजनेस को रन ही नहीं कर सकते बिना कैपिटल के, तो उनके लिए प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल का, इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा एंटर नहीं कर सकते। और जो बड़े बिजनेसेस हैं उनका ब्रांड डाइल्यूट हो जाएगा, पूरा मॉडल उनका चेंज हो जाएगा, इसलिए वो इस सेगमेंट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो उनका कहना है हमारे लिए ना एक स्वीट स्पॉट है, मतलब ये जो 4-5 मंथ्स का वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होता है, हमको पता है ओवर द इयर्स इसको कैसे मैनेज करना है, तो हमारे लिए ग्रोथ का रनवे काफी अच्छा बन जाता है, हम मार्केट शेयर इसमें अच्छा बना सकते हैं और कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। तो एक इनका कहना है कि ये हमारा हमको एक कॉम्पिटेटिव एज देता है। दूसरा एक और चीज है, मतलब क्यों ये चीज थोड़ी सी ठीक लग रही है, मतलब बिजनेस हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, जैसे हमने पहले भी बार बार डिस्कस किया ना कि आप कोई भी स्टॉक पकड़ो किसी भी सेक्टर का, चाहे बैंक हो या फिर आपका केबल वायर की इंडस्ट्री हो, ईएमएस सेक्टर का स्टॉक हो, रिटेल सेक्टर का स्टॉक हो, हॉस्पिटल सेक्टर का स्टॉक हो, एक जो पर्टिकुलर चीज हमको देखना है हर एक बिजनेस के अंदर, वो है आपका रेट ऑफ चेंज। मतलब जो भी आप फ्रेमवर्क है आपका, उसमें रेट ऑफ चेंज सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होना चाहिए। क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, अभी हम माइक्रो फाइनेंस साइकिल देख रहे हैं, लास्ट 1-1.5 साल से उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मैं सिंपली आपको उसके नंबर्स किसी भी बिजनेस का, फॉर एग्जांपल अरमान का अगर मैं आपको नंबर बताऊं कि उसका क्रेडिट कॉस्ट 4-5% के आसपास है, ग्रॉस एनपीए बहुत ज्यादा है, 4% है, 5% है, आरओई लगभग नेगेटिव है, बीच में 1-2 क्वार्टर में उसने लॉस भी रिपोर्ट किया है, लोन बुक का ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट या नेगेटिव के आसपास है। तो अगर मैं सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स बताऊं ना, तो कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होगा, मतलब मार्केट इंटरेस्ट ही नहीं लेगा उस बिजनेस के अंदर, क्योंकि एकदम से बिजनेस का फंडामेंटल बहुत खराब है। लेकिन लास्ट 1-1.5 साल में हम क्यों प्ले कर रहे हैं उसको, क्योंकि गेम है वहां पे रेट ऑफ चेंज का। ये सारे फैक्टर्स की वजह से तो मार्केट ने ऑलरेडी पनिश कर दिया है स्टॉक को, अब इनकी वजह से स्टॉक में ना तो मतलब डी-रेटिंग होगी, ना तो और पनिश करेगा मार्केट उसको। मेन जो वहां पे ट्रिगर है वो रेट ऑफ चेंज, कि आपका जो क्रेडिट कॉस्ट का वर्स था वो जा चुका है, डायरेक्शनली आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, मंथ आफ्टर मंथ हम देख रहे हैं कि 99% से ज्यादा का कलेक्शन एफिशिएंसी चल रहा है कंपनी का, ग्रॉस एनपीए नीचे की तरफ आ रहे हैं, प्रोविजंस कंपनी को वापस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया है। और अगर ये ट्रेंड मेंटेन रहा तो अगला 1-1.5 साल के अंदर कंपनी के अंदर अच्छी अर्निंग ग्रोथ, लोन बुक की ग्रोथ, प्लस आपका आरओई जो है वो इंप्रूव हो सकता है। तो सारा का सारा जो गेम है वहां पे वो रेट ऑफ चेंज का है। तो अभी मार्केट उसको वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा, लेकिन ये सारी चीजें जब होने स्टार्ट होगी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तो वहां पे वैल्यूएशन रीरेट होने का स्कोप बनता है। तो ये आप किसी भी बिजनेस के अंदर देखो, जैसे यहीं पे इसी सेक्टर में अगर आप यथार्थ की बात करो, जो हम लास्ट 1-1.5 साल से डिस्कस कर रहे हैं, उनका भी पहले प्रॉब्लम क्या था, गवर्नमेंट एलोकेशन ज्यादा था, 40-42% रेवेन्यू वहीं से आता था, अब उसको उन्होंने 35% कर दिया, रेट ऑफ चेंज हो गया। अगले 2 साल में बोल रहे हैं कि लेस देन 30% कर देंगे, रेट ऑफ चेंज आपका और हो जाएगा। बेड एक्सपेंशन कंपनी कर रही है तो रेट ऑफ चेंज आपका और बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ बेड्स आपके बढ़ जाएंगे। पहले रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड आपका सिर्फ नोएडा के अंदर था, ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, नोएडा हॉस्पिटल हो गया, यही 3-4 हॉस्पिटल से रेवेन्यू आता था। फिर क्या किया कंपनी ने, रेट ऑफ चेंज, फरीदाबाद में 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर किए, दिल्ली में हॉस्पिटल लाया, अपना वो झांसी में हॉस्पिटल बिल्ड किया, आगरा के अंदर अभी रिसेंटली हॉस्पिटल्स एक्वायर किया। तो इससे क्या हुआ, रेवेन्यू डाइवर्सिफाई हो गया, बिजनेस में ग्रोथ आई, बिजनेस की क्वालिटी बढ़ गई, आपका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ, कैश फ्लो इंप्रूव हुआ। तो ये सारा गेम हुआ रेट ऑफ चेंज का, और आगे भी उनका इसी तरीके का है। सिमिलरली पार्क मेडी में भी अगर आप देखोगे ना, अभी जरूर इनका आपको दिखेगा रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन 84-85% है, लेकिन एक तो इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट हुआ है, 84 से आई थिंक 83% का इनका रेवेन्यू जो है वो अब गवर्नमेंट से आता है। प्लस मैनेजमेंट का बोलना है FY26 के एंड तक, यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब तक ये लगभग 80% आ जाएगा। तो 83 से 80% इस साल के एंड तक। फिर नेक्स्ट ईयर का इन्होंने गाइडेंस दिया है कि लगभग 75% तक हमारा जो ये गवर्नमेंट से रेवेन्यू आता है वो हो जाएगा, मतलब 83 से डायरेक्शनली 75% तक जाएगा अगले 1 साल के अंदर। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज। क्योंकि सिर्फ मेरा रेवेन्यू मिक्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, मतलब जब मेरा गवर्नमेंट से डिपेंडेंसी कम होगी, मेरा जो कैश वाले पेशेंट्स हैं उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जो मेरे प्राइवेट इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स हैं उनका रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा, तो मेरा रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, मैं उनको ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता हूं, तो मेरा आरपो बढ़ेगा, यानी एक तरीके से मेरे रेवेन्यू को भी ये ड्राइव करेगा, मेरे मार्जिन भी थोड़े बहुत वहां पे इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों में इंप्रूवमेंट दिखेगा। प्लस गवर्नमेंट से वर्किंग कैपिटल हाई है, 4-4.5 मंथ्स के आसपास है, लेकिन अगर इन सारे पेशेंट्स का शेयर बढ़ेगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल में भी
इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ना, बिजनेस में कैश यानी कि जल्दी आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा रेट ऑफ चेंज मतलब इन्होंने गाइडेंस दिया है, कमेंट्री दिया है, जो हमको आने वाले क्वार्टर्स में देखना है। तो एक तो ये है। दूसरा रेट ऑफ चेंज क्या है कंपनी का, कैपेक्स का। सो अभी तो जैसे हमने डिस्कस किया कि 3250 के आसपास टोटल बेड्स है कंपनी का। अब अगले 2 साल के अंदर ये अपने नंबर ऑफ बेड्स को ना 5260 करने को देख रहे हैं, यानी कि 2010 के आसपास टोटल बेड्स ये ऐड कर रहे हैं। कैगर में अगर आप देखोगे तो 27-28% के आसपास का कैगर बनता है कंपनी का बेड एक्सपेंशन का। यथार्थ लगभग 15 से 20% के रेट से बेड एक्सपैंड कर रहा है, ये कंपनी 27-28% से बेड एक्सपैंड कर रही है अगले 2 साल के अंदर। तो एक तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ बेड एकदम से बढ़ जाएगा। दूसरा उसी में क्या हो रहा है, यूपी जो कि अभी इनके लिए 0 है, वो अगले 2 साल में लगभग 1000 बेड्स कंपनी के हो जाएंगे यूपी के अंदर। अभी आप अगर ये पूरा नॉर्थ इंडिया देखोगे ना, तो जैसे हरियाणा हो गया, ये राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ बेड्स हैं, जो एवरेज रिक्वायरमेंट होता है उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। अब ये कंपनी हरियाणा के अंदर तो ऑलरेडी नंबर 1 है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेड्स हैं इस कंपनी के पास में। यूपी जो अभी 0 है कंपनी के लिए, वो एकदम से आपके 1000 बेड्स हो जाएंगे सिर्फ 2 साल के अंदर। एक तो आगरा में इनका अभी रिसेंटली आई थिंक 200-300 के आसपास बेड्स आ रहा है, वहाँ पे एक्विजिशन किया है कंपनी ने। फिर गोरखपुर में एक बेड्स कंपनी एक्विजिशन किया है कंपनी ने, और इसके अलावा कानपुर के अंदर वहाँ पे एक्विजिशन किया है। तो उनका कहना है जो सेंट्रल यूपी है, जो वेस्टर्न यूपी है, और जो आपका ईस्टर्न यूपी है, उन तीनों एरिया के जो बड़े सिटीज है ना, वहां पे हमारी प्रेजेंस हो जाएगी FY28 के एंड तक। फिर उसके बाद आगे इनका फर्दर एक्सपेंशन रहेगा लखनऊ वगैरह जो हो गए बाकी सिटीज के अंदर। अब यूपी आप देखो तो 26-27 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है, लगभग एक कंट्री बन जाती है। तो उतने बड़े स्टेट के अंदर जहां पे अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, और मेनली पेशेंट्स आपके इसी कैटेगरी के, अफोर्डेबल कैटेगरी के। सो वहां पे इनका कहना है कि हमको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा अगले 2 साल के अंदर जब हमारी वहां पे प्रेजेंस आ जाएगी। तो ये हो गया आपका दूसरा रेट ऑफ चेंज। तीसरा रेट ऑफ चेंज अभी हमने डिस्कस किया, जो ये डेट रीपे कर रहे हैं। मतलब एक तो कैपेक्स कंपनी कर रही है इस साल आई थिंक 500 समथिंग करोड़ के आसपास का, उसके लिए इनके पास में एफडी था, थोड़ा बहुत इन्होंने आईपीओ से फंड रेजिंग किया है। FY27 में इनका सिर्फ 110 करोड़ के आसपास का कैपेक्स होगा। तो मतलब फ्री कैश फ्लो इनका FY27 में ठीक ठाक बनेगा, क्योंकि ज्यादा कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा। FY28 में फिर इनके जो बेड्स आ रहे हैं उसके लिए इनको स्पेंडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। दूसरा, डेट क्योंकि इन्होंने रीपे कर दिया है, तो अभी पीएनएल में हमको उसका बेनिफिट नहीं दिखा है Q3 में। Q4, Q1, Q2 मतलब जो आने वाले 3-4 क्वार्टर्स हैं, उसमें अर्निंग में एक और अच्छा बूस्ट हमको देखने को मिल सकता है। मतलब जो भी टॉप लाइन की ग्रोथ रहेगी, अर्निंग की ग्रोथ मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उससे बेटर होगी, क्योंकि आपने डेट एकदम रीपे कर दिया। 400 करोड़ के आसपास का इनका डेट था, वो बिल्कुल क्लीन हो गया। तो एक और लीवर हो गया आपका अर्निंग ग्रोथ का। तो ये 3-4 रेट ऑफ चेंज है जिसकी वजह से बिजनेस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। मतलब एक तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपने जो गाइडेंस दिया है पेयर मिक्स का कि 83 से ये 80% फिर 75% जाएगा, अगर ये ना हो या ज्यादा डिले हो जाए, 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर डिले हो जाए, तो एक थोड़ा सा मतलब ये रिस्क है। दूसरा है कि गवर्नमेंट पे कॉन्सेंट्रेशन फिर भी आपका ज्यादा रहेगा, 75-80% के आसपास रहेगा। अब कोई भी XYZ रीजन से अगर आपका पेमेंट थोड़ा सा डिले हो गया, जैसे बीच में FY24 में इलेक्शंस हुए थे तो पेमेंट डिले हो गया था काफी सारे कंपनीज को, यथार्थ को भी उसका प्रॉब्लम हुआ था, तो उसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। जो आप नए प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रहे हो, नए बेड्स जो आपके आ रहे हैं, हो सकता है वो भी आपका थोड़ा सा डिले हो जाए, या फिर आपको कैपिटल रेज करना पड़े, डेट लेना पड़े, इक्विटी दोबारा डाइल्यूट करना पड़े। तो ये सारे कुछ 2-3 रिस्क तो हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो हर एक बिजनेस में होता है और वो हम ट्रैक करते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सारी चीजें कंपनी की सही डायरेक्शन में हुई, जो इन्होंने अभी तक कमेंट्री दी है, और इसकी क्वार्टर तो अच्छा हुआ है, Q4 और आने वाले क्वार्टर्स हमको देखना है कि अगर सही इनका एग्जीक्यूशन रहा, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डील ठीक ठाक बनती है। क्योंकि अगर आप इनका करंट वैल्यूएशन देखो तो 21-22 के आसपास का EV टू EBITDA है। पी नहीं देखना है, पी इस बिजनेस का नहीं देखना, आपको EV टू EBITDA के बेसिस पे इनको देखना है। तो अभी तो आपको दिखेगा 21-22 का EV टू EBITDA है, नेक्स्ट ईयर के बेसिस पे लगभग 15-16 का EV टू EBITDA बन रहा है, यानी वैल्यूएशन री रेटिंग के ठीक ठाक चांसेस हैं। हाँ, मतलब बाकी हॉस्पिटल कंपनीज को जो वैल्यूएशन मिलता है वैसा इसको नहीं मिल सकता, क्योंकि रेवेन्यू डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे ज्यादा है और वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम भी ज्यादा है। EBITDA टू कैश फ्लो कन्वर्जन भी उतना नहीं है जितना आपको बाकी हॉस्पिटल्स में दिखेगा, 70-80, कईयों में तो खैर 90% है। यथार्थ का भी कम है, हालांकि अभी 60% है, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में इंप्रूव होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पेयर मिक्स जो है वो लेस देन 30% होगा, लेकिन स्टिल इनसे तो बेटर है। तो इनका वैल्यूएशन रेटिंग ऑफकोर्स मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बाकी हॉस्पिटल्स की तरह इनको वैल्यूएशन मिले, लेकिन मार्जिन आप देखो, मार्जिन ये लगभग उन हॉस्पिटल्स की तरह ही बनाते हैं, 26 से 27% का। हाँ, ये भी एक रिस्क हो सकता है, जैसे अभी आई थिंक इनके फरवरी मार्च में 2 नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। एक तो इनका पंजाब के अंदर आ रहा है, एक ये आगरा के अंदर आ रहा है, और उसका रैंप अप जो है वो FY27 में होगा। तो अगर
मतलब उसमें ऑक्यूपेंसी सही टाइम पे फिल नहीं करी कंपनी ने, उसमें यूटिलाइजेशन में थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया, इनिशियली मार्जिन पे हिट लेना पड़ गया, थोड़ा बहुत मार्जिन ड्रॉप हुआ, तो ये भी एक रिस्क हो सकता है कंपनी के लिए। लेकिन ये अगेन वही पॉइंट है ना कि कोई भी बिजनेस एक्सपैंड करे ये सारे रिस्क तो होते ही हैं। तो ये हमको ट्रैक करना है आने वाले क्वार्टर्स में। जो कंफर्ट दे रहा है वो है वैल्यूएशन की, फॉरवर्ड वैल्यूएशन आप देखोगे तो 16-17 ईवी टू बिट्टा है। ग्रोथ का आउटलुक अच्छा बन रहा है, मतलब मिनिमम 20-25% के रेट से बिजनेस आराम से ग्रो कर सकता है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए। और साथ में आपका क्योंकि रेवेन्यू भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, अभी कॉन्सेंट्रेशन आपका ये हरियाणा पे ज्यादा है, यूपी में एक अच्छी प्रेजेंस हो जाएगी कंपनी की। फिर वैसे तो उन्होंने खैर लॉन्ग टर्म में गाइडेंस दिया है कि 5 ईयर्स में हम नंबर ऑफ बेड्स 10,000 करेंगे, बट वो बहुत लंबा गेम है, पहले अगले 2 साल का कैसा एग्जीक्यूशन रहता है वो हमको मेन देखना है। तो अगर वो ट्रैक पे रहा तो वैल्यूएशन रेटिंग का भी अच्छा स्कोप बनता है, बाकी ग्रोथ वगैरह तो है कंपनी का ठीक ठाक। हाँ मतलब यथार्थ जितना कन्विक्शन ऑफकोर्स मेरा अभी नहीं बनेगा, क्योंकि यथार्थ को कितने टाइम से हम ट्रैक कर रहे हैं, हर एक क्वार्टर में एग्जीक्यूशन ठीक रहा है कंपनी का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है। एक तो ये पूरा हेल्थ केयर स्पेस पे हमको ज्यादा फोकस रखना है, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था उस वीडियो में कि बाकी सारे सेक्टर्स में क्या है कि जैसे अभी आप देख रहे हो कहीं पे वॉर चल रहा है, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, शॉर्ट टर्म में मार्जिन पे इंपैक्ट आ जाता है। तो उन सारे सेक्टर्स में ये वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा है। हेल्थ केयर जो आपका सेक्टर है, अब अगर आपको फार्मा समझ में आता है तो ठीक है, मुझे पर्सनली फार्मा बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, मतलब पता नहीं क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, कहाँ पे एफडी आ गया, क्या रेगुलेशन हो गया, तो पर्सनली मुझे वो सूट नहीं करता। मेरे लिए हॉस्पिटल हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, ये अच्छा स्पेस है, सिंपल बिजनेसेस हैं। तो हेल्थ केयर स्पेस में आपको ओवरऑल मतलब ज्यादा फोकस रखना है एटलीस्ट अगले कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी है, और वहां पे अगर आपको ग्रोइंग प्लेयर्स मिल गए इसकी तरह, यथार्थ की तरह, तो एक अच्छी डील बन सकती है। तो यथार्थ तो है ही, उसके साथ में पार्क मेडी एक अच्छी डील बनता है। बाकी यहाँ ट्रैकिंग हमको कंटिन्यू रखना है, देखना है आने वाले क्वार्टर्स में एग्जीक्यूशन कैसा रहता है कंपनी का, वो सारी चीजें ट्रैक करते रहेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।